नमस्कार सभी को, बहुत सारा आदाब, वेरी गुड इवनिंग एंड डॉक्टर अपर्णा प्रधान का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने ही पेज पे। अपर्णा जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता तुम्हारा और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आगाज करेंगे अपर्णा जी की कुछ लाइनों से। मेरा आसमान शिव सा, ना आदि ना अंत, शिव की शक्ति सा अविनाशी, शिव की महिमा सा असीम, शिवालय सा पवित्र। आज अपर्णा जी को दावत दी है कि बात करेंगे उनकी एक नई नवेली, दूजी नई नवेली किताब मन का आसमान। और इससे पहले की किताब की बातचीत से जोड़ा जाए, बात करेंगे पहले अपर्णा जी के बारे में। बहुमुखी प्रतिभा की मालिक हैं, एक भाषीय लेखिका माफ कीजिएगा, कवित्री, पटकथा लेखिका। आप लोग अक्सर ही इनके ऑनलाइन प्लेज रश्मि के साथ सुनते और देखते हैं। एक चित्रकार हैं, मंच संचालिका हैं, 12 पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं, 64 साझा काव्य संग्रह में कविताएं और कहानियां और 450 लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं और जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। 2018 में पर्यावरण बचाने की जागरूकता के लिए आपकी लिखी कविता मेरी आवाज सुनो को गोवा सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर पर छपवा कर सार्वजनिक स्थानों पर लगाया था और इस चीज के लिए पूरा LWG परिवार बहुत गर्व महसूस करता है। अपर्णा जी, धन्यवाद। कुछ पुरस्कार और सम्मान जो हमारी अपर्णा जी ने प्राप्त किए हैं वो है साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड, एशियाज प्रेस्टिजियस गोल्डन बुक अवार्ड्स, नारीत्व का अस्तित्व इनकी किताब थी जिसके लिए इनको विमेन एम्पावरमेंट कैटेगरी में अवार्ड मिला, पैनोरमा गोल्डन अवार्ड्स, ऑर्किड वुमेन अचीवर्स अवार्ड और कितने नाम ले। तो इसलिए कि कार्यक्रम का समय रखते हुए और बड़ी जिज्ञासा, उत्सुकता और जिसे कहते हैं एक्साइटमेंट है कि आज अपर्णा जी की किताब मन का आसमान के बारे में बात करेंगे। इस किताब में करीब 75 कविताएं हैं, ऑथर प्रेस द्वारा प्रकाशित है। और इसमें क्योंकि अपर्णा जी से नाता अब ऐसा लगता है कि कई जन्मों का है, एक अलग ही प्रतिभा, एक अलग ही किरदार एज अ पोएट, एज अ राइटर महसूस किया हमने। तो अपर्णा जी, आपका मानना है कि आसमान, क्योंकि आप पर्यावरण को बहुत सपोर्ट करती हैं, आप इसके बारे में बहुत कुछ लिखती हैं, कि आसमान का विस्तार जो है एक चित्रकार और लेखक का प्रेरणा स्रोत होता है। और इस किताब का शीर्षक भी खूबसूरती से मन का आसमान है। तो क्या सोच के ये शीर्षक रखा और इस बारे में आपके विचार क्या हैं? आसमान जो है वो सदियों से कलाकार और साहित्यकारों और चित्रकारों की कल्पना को विस्तार देता आया है। और मेरे लिए आसमान केवल आकाश नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार है। जब भी आसमान को देखती हूँ तो लगता है बहुत सारी संभावनाएं हैं, ऊंचाइयां हैं, स्वतंत्रता होने का एहसास होता है। इतना विस्तृत है कि उसको देख के लगता है कि हाँ, इंसान को भी उतना ही विस्तृत अपना मन रखना चाहिए, उसी तरह से कल्पना करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब दिमाग में चलने लगी और जीवन के विभिन्न आयाम से जुड़े अनगिनत रेशमी और मखमली एहसास जुड़ने मुझसे लिपटने लगे और एक बहुत सुखद अनुभव महसूस हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको पुस्तक के रूप में देते हैं। तो ये एक विश्वास का प्रतीक भी है और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह आसमान का विस्तार है और कोई वो सीमित नहीं है, उसी तरह हमारे मन का भी विस्तार है। वह अपने सपने, इच्छाओं और सृजन से अपने आप का जो आकाश इंसान सोचता है, वो सृजन किया जा सकता है। और आसमान जो है वो एक रूपक के तौर पर मौजूद है, जो अपने सामने के अर्थ और सामान्य विचार से बिल्कुल अलग होता है।
और मैं ये कहती हूँ, मैं क्या, कोई भी कवि अगर इसको देखता है तो उसको आसमान जो है अपनी इच्छाओं का आधार नज़र आने लगता है। सफलता की ऊँचाइयाँ कि हम लिख रहे हैं तो उसी तरह से जिस तरह आसमान का विस्तार है हमारा भी उसी तरह से हो। और मैं ये कहना चाहूँगी, हर इंसान के मन में एक छोटी-सी दबी हुई चिंगारी होती है अपना आसमान सृजन करने का। एक ऐसा आसमान जहाँ पर जो सिर्फ़ उसका अपना हो, जहाँ उसके बनाए अपने नियम हो, जहाँ वो खुलकर साँसें ले सके और किसी के हाथों की कठपुतली ना हो। तो यही सब विस्तार के आसमान के बारे में सोचते-सोचते इस पुस्तक का सृजन हो गया। और कहना चाहेंगे आप ही के शब्दों में कि मेरे गड़े आसमान में मेरी रची कविताएं, गीत, नज़्में और गज़लें सदियों तक सांसें लेती रहेंगी। क्या बात, अपर्णा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपकी किताब से क्या शीर्षक से जो शुरुआत हमने की है, अगला सवाल जो मन में जो कुलबुला रहा है वो ये है कि आपने अपनी पुस्तक को 3 भागों में बाँटा है। मन की उड़ान, मन की कही और मन का मौसम। तो इसके पीछे क्या सोच रही? ये 3 अवस्थाओं को बताता है। मन की उड़ान एक स्वप्न की तरह भी है। आप जी। बहुत तरह के सपने देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो मन कहाँ-कहाँ दौड़ता है, तो इसलिए मैंने वो जो कविताएँ उसमें रखी हैं, वो एक अलग ही तरह की हैं। उसमें आप ये सोचते हैं कि हाँ, हम प्रेरित होना चाहते हैं, सपनों का आकाश स्वयं हम गढ़ें, इस तरह की कविताएँ उसके अंदर हैं। दूसरा है, ये तो सोच हो गई हम लोगों की, तो हुँ, ये मन की उड़ान। हुँ, दूसरा है मन की कही, हुँ, उसमें जो आप सोच रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति है। हुँ, किस तरह से आपने मन की कही जो है कविताएँ हैं, आत्मचिंतन पर हैं, भावनात्मक भी हैं कुछ कविताएँ, और यहाँ पे यादें और रिश्ते हुँ। और जो संवेदनाएँ हैं, उनको मैंने शब्दों में पिरोया है। तो ये हुआ दूसरा खंड। दूसरा खंड। तीसरा हुआ मन के मौसम, मन का जी। मौसम। तो हुँ, जिस तरह मौसम तरह-तरह के होते हैं, उसी तरह हमारे मन के भी मौसम बदलते हैं। कभी बहुत खुशी होती है, तो एकदम मन प्रफुल्लित होता है, तो खुशी का मौसम आ जाता है। और जिस तरह ऋतुओं में परिवर्तन होता है, हमारे मन का मौसम उसी हिसाब से बदलता है। कभी बहुत प्रेम में होता है, कभी प्रकृति को निहारता है। तो समय के साथ-साथ भावनाएँ भी बदलती हैं। इसलिए मैंने इस पुस्तक के 3 विभाजन किए थे। स्वप्न, अभिव्यक्ति और अनुभूति। ये है उसका ये। स्वप्न, अनुभव और अनुभूति। हाँ। और साथ-साथ कहते चलेंगे कि एक कुछ जब आपकी किताब पढ़ रहे थे, तो कुछ-कुछ चीज़ें आई, तो बस उसके नोट्स बनाते गए। और एक बड़ी खूबसूरत-सा शीर्षक था कि आसमान का तन। तो बड़ा अचरज, ताज्जुब और साथ ही मतलब जैसे कि आप जानती हैं कि हम आपको इतना प्यार करते हैं और एक रिश्ता हम दोनों का शब्दों का भी है, अपर्णा जी। तो बड़ा बिल्कुल। खूबसूरत सा लगा कि ये कहाँ से विचार आया होगा कि आसमान का भी एक तन होता देखिए है ना? जिस तरह से, हाँ, वो आसमान के तन पर मैंने कविताएँ लिखी। लिखी। हाँ, उसमें सृजन किया। ये जी। जो कविता है ये भी मुझे भी बहुत पसंद है हुँ। और तुमको भी बहुत पसंद आई, ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसकी चंद लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। जी, जी, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मन के आसमानी तन पर कविताएँ रचती हूँ, जिसका रस पीकर चाँद की आँखें गहरा जाती हैं, हुँ, रात में मादकता छा जाती है। जिनके स्पर्श से हवाओं की चूड़ियाँ खनकती हैं, रात हुँ। के आँगन में चाँदनी बिछती है। जिसका सानिध्य पाकर बिन मौसम बसंत खिलखिलाता है, शिशिर में भी फाग गुनगुनाता है। तो यही भावना को लेकर फिर उसके आगे पूरा और पढ़ूँ, थोड़ा-सा और है। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। पढ़िए। जिनकी तपिश से मौसम करवट बदलता है, सदियों पुराना हिमखंड पिघलता है। जिनकी बोली से मन की मृदा पर सावन बरसता है, गगन पर इंद्रधनुष सजता है। जिनकी सांसों के घुंघरू मधुर जल तरंग सुनाते हैं,
ब्रह्मांड में शहनाई की गूंज बजाते हैं, जिनकी महक से ब्रह्म कमल सुगंधित हो जाता है, धरा का कण कण प्रफुल्लित हो जाता है। मैं मन के आसमानी तन पर कविताएं रचती हूँ। रचती हूँ। इतनी खूबसूरत बात है पूजी, बहुत खूबसूरत बात है। इतना मजा आ रहा था पढ़ के। धन्यवाद। और इसी क्या कहना चाहिए सोच से और आपके डॉक्टर अपर्णा प्रधान के स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसे कहते हैं, हमेशा एक श्रृंगार रस का प्रयोग और उसमें डूबी कविताएं, ये हमेशा दिखाई देता है अपर्णा जी की कविताओं में। लेकिन इस बार कई कविताओं में कुछ स्वर व्यथित भी थे, कुछ सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए भी थे, और उसको लेके आपने बहुत ही खूबसूरती से उन शब्दों को पिरो के उस बारे में चर्चा की है अपने सलीके से। तो इस बारे में कुछ बताइए कि हमारी अपर्णा जी जो मतलब श्रृंगार रस की इतनी बड़ी भक्त हैं, उनके अंदर ये व्यथित सुर को अभिव्यक्त करने का विचार कहाँ से आया? ये इसलिए आया क्योंकि मैं अक्सर अपने आसपास देखती हूँ, जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मन को रोक लेते हैं, समाज के डर से। हुँ। उनको खुद वो उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन समाज क्या कहेगा, इसलिए हुँ। रुक जाते हैं। तो वही सब देखते-देखते मेरी अक्सर किताबों में तुम्हें शीर्षक मिलेगा आखिर क्यों? हुँ। तो उसमें मैं वो चीज़ें ज़्यादातर लिखती हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए और समाज में चल रही हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने इसमें भी ऐसे ही लिखा। हर इंसान जैसा मैंने कहा अपना आसमान गढ़ना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। कभी हुँ। सामाजिक बंधन, कभी पारिवारिक बंधन, उड़ान भरना चाहते हैं, नहीं उड़ पाते हैं। पंख होते हैं, लेकिन फिर भी उड़ान नहीं भरी जाती। क्यों? देहरी के आगे नहीं जाया जा सकता है। तो यही सब सोच के थोड़ा-सा अलग तरह का लिखा उसमें मैंने, और उसी पे मैंने एक कविता भी लिखी है, जैसे जो तुमने बोला ना, आजकल मैं अपने मन की करती हूँ। ये करती लोगों हूँ। को, हाँ, वो इसीलिए लिखी है क्योंकि अक्सर लोग अपने मन की नहीं कर पाते हैं हुँ। और वो करना चाहते भी हैं। तो कुछ उस लाइनें हो जाएँ? हाँ, बिल्कुल। आजकल मैं अपने मन की करती हूँ। ये उन सब के लिए है जो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, नहीं जी पा रहे नहीं हैं। कर पाती हैं। जी। हाँ, ज़िंदगी के हर पल का मज़ा चखकर कलम से ज़िंदगी का ज़ायका चखती हूँ। ज़िंदगी को करीब से आज़मा कर ज़िंदगी के नए अंदाज़ बयाँ करती हूँ। आजकल मैं अपने मन की करती हूँ। बादलों संग उड़ती हूँ, घटाओं में नहाती हूँ, किताबों के बाहर की ज़िंदगी देखती हूँ। हुँ। मन चले बच्चे की तरह ज़िद करके ज़िंदगी के हसीन दौर में लौट जाती हूँ। मोहब्बत की हवाओं में बहकर कलम से मोहब्बत की दास्तां लिखती हूँ। उन्मुक्त गगन में उड़ान भरकर ज़िंदगी के नए अनुभव लिखती हूँ। आजकल मैं अपने मन की मन करती की हूँ। करती हूँ। और अंतिम पंक्तियाँ हैं, हुँ। सागर की लहरों के संग बहकर, सागर की लहरों के संग बहकर ज़िंदगी की गहराई नापती हूँ। रिश्तों पर जमी धूल उड़ाकर ज़िंदगी में रिश्तों का एहसास लिखती हूँ। आजकल मैं अपने मन की मन करती की हूँ। करती हूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद। मतलब जिसे कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि हो रहा है, बहुत सारी नारियों के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है, कि ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा कुछ शोषण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पर छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं हर घर में, जिससे मन दबाना पड़ता है, परिवार को सामने रख के, किसी और की इच्छाओं को सामने रख के, जीवन साथी की, वो करना पड़ता है। तो उसको आपने बहुत ही कोई इतना बड़ा ड्रामा नहीं क्रिएट करके एक सटल सी बात रख दी, छोटी-सी, कि वो भी बहुत ज़रूरी है अपर्णा जी। हाँ, बहुत ज़रूरी है, और जैसा तुमने कहा ना कि थोड़ा-सा व्यथित सा वो मतलब जो उसमें सुर आया है उसमें आपका। हुँ। उसमें मैंने लिखा है अपना कोना। हुँ। हर इंसान और ख़ास करके नारी घर में बिखरी दिखती है, लेकिन एक अपना ऐसा कोना चाहती है,
जहाँ पर वो अपने मन की उलझने, अपनी परेशानियाँ रखकर अपने से जुड़ सके। तो अभिलाषा वो नाम है उस कविता का। हाँ, तो वो हाँ। थोड़ा-सा वो है और फिर उसमें अंत में बहुत पॉज़िटिव लिखा है कि हम्म। मैंने अपना कोना पा लिया तुम्हारे दिल में। हाँ। मैंने अपना कोना पा लिया तुम्हारे दिल में, तो तुम्हारे दिल उसकी में। हाँ, तो उसकी वजह से अब मुझे कोई गिला-शिकवा नहीं है, अब मैं जैसा चाहती हूँ, मैं वैसा कर सकती वैसा कर सकती हूँ। हूँ। बहुत सुंदर कविता है। हमने कहा ना, हमने अपने नोट्स में उस कविता का वर्णन किया है कि अभिलाषा घर का हुँ, एक कोना जो मैंने सजाया, क्योंकि जैसे आपसे कहेंगे, इसको कहते हैं ना, मतलब निजी तौर पे हुँ, इस कविता से हमने बहुत रिलेट किया अप्पू जी। अच्छा। हाँ, कि वो एक घर का कोना है ना, जहाँ डायरी लेके बैठ गए, पालती हुँ, मार के चाय का ग्लास लेके, कि यहीं बैठ के बस आज कुछ लिखने का मन है, कुछ सोचने का मन है। तो हाँ, बहुत खूबसूरत जो है वर्णन आपने किया। तो धन्यवाद। आपने अभी पीछे की ज़िंदगी की बात करी, तो हम ये देख रहे थे कि एक बहुत प्यारी-सी कविता थी, और जब आपने लिखी, तो क्योंकि हम दोनों का संबंध नवाबों के शहर लखनऊ से है, ये बरामदे की धूप, उसने भी हमारे दिल को बहुत छुआ अप्पू जी। और हम ये कह रहे थे कि आपकी कई कविताओं से हमने देखा इस बार कि बचपन की यादें बहुत जुड़ी हैं। हुँ, तो और वो होते हैं, कितना भी आप कह लें, हर, जैसे आपने अपनी किताब के पड़ाव रखे हैं, ऐसे जीवन का भी पड़ाव है। बचपन की मधुर यादें, फिर जवानी की होती हैं, फिर जो अपना परिवार हम बसाते हैं, उसकी मधुर यादें अलग होती हैं। तो आपने यहाँ अपने उन बचपन की यादों को खूब बखूबी जिया है। जीवन के खूबसूरत पल हैं, तो इनको मन का आसमान में शामिल करने का विचार कैसे आया? ये आपके रचे आसमान में कहाँ जुड़ता है ये पिक्चर? ये देखो ऐसा है, हर इंसान के मन के अंदर एक अपना आसमान भी होता है, ठीक? हाँ, हाँ। और उसमें जो बचपन है वो हर इंसान का इतना मधुर समय होता है कि जब इंसान वापस उसमें लौटता है, तो वो हुँ, वही पल जी लेता है। और ये इसमें मैंने इसलिए लिखा ताकि जो पाठक पढ़ें तो वो अपने बचपन को खुद भी जी लें, उसी समय के दौर में वो पहुँच जाएँ कि हाँ, जब हमारी वहाँ पे ये जड़ें थी, हमारी हम अल्हड़पने में अपना समय बिताते थे। माँ देखो बचपने में किसी को कोई वो नहीं होता है कि ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ माँ-बाप के कंधे पे होती हैं। जी। लेकिन बचपन का नाम आते ही इंसान उस दौर में पहुँच जाता है, जब उसने बहुत खूबसूरत मधुर पल अपने बिताए हैं। इसमें मैंने एक कविता और लिखी है, सावन का महीना जब आता है, मन हुँ, मायके की देहरी पर बिछ जाता है। जित जाता है। हाँ, तो उसमें भी है कि देखो सावन जब आता है तो पहले क्या होता था लड़कियाँ सावन में बुलाई जाती थी मायके। हुँ, हुँ। कजरी खेलती थी, शादी से पहले भी होती थी, शादी के बाद में भी। तो जी। वही सब चीज़ें दिमाग में आती रहीं तो मैंने ये बचपन वाला जो था वो ये कुछ लिखा और एक मैंने कविता लिखी है गुलमोहर सा बचपन बोती हूँ। गुलमोहर सा बचपन। हाँ, मैं गुलमोहर सा बचपन बोती हूँ। तो हाँ। बचपन का जो ये मैंने खाली ये नहीं कि खाली उसमें लेकिन हर इंसान के मन में एक बचपना बसा हुँ, होता है। बस बिल्कुल। उसमें पहुँच जाओ और फिर लगता है कि अरे ज़िंदगी की सब उलझनें एक तरफ रखो, वो पल जी लो और खुश रहो, खूब अच्छे से एन्जॉय करो। एन्जॉय करो। हुँ, बहुत-बहुत सुंदर। ये वक़्त होगा कि थोड़ा-सा हमारे जुड़ने वाले दर्शकों को धन्यवाद दिया जाए। अंशु जी, अनूप जी, निशा मोडगारे जी, और आगे भी जो दर्शक दोबारा देखेंगे इस लाइव प्रोग्राम को, जो नीलम सक्सेना के पेज पे आपको लाइव दिखाई देगा वीडियो के तौर पे, उनका अभी से धन्यवाद करते हैं। और ये बताना चाहेंगे कि हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान से, उनकी किताब मन का आसमान के बारे में, जो 75 कविताओं का एक खूबसूरत संग्रह है, जिसमें अपर्णा जी का लेखक के तौर पे, एक कवित्री के तौर पे कुछ अलग सुर लगाए हैं इस बार अपर्णा जी ने। और अपने मन का आसमान का विस्तार और वर्णन करते-करते उन्होंने सामाजिक परिवेश से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में भी बात करी है। तो फिर से धन्यवाद देंगे, और इस वक़्त ज़रूर चाहेंगे कि नीलम को भी धन्यवाद दिया जाए, जिसने लिटरेरी वॉरियर ग्रुप नाम का इतना खूबसूरत परिवार का गठन किया, और जैसा कि वो कहती है, अब हम सब उसका एक हिस्सा हैं।
और हम में से कुछ जो एडमिन टीम के सदस्य हैं वो भी जानते हैं कि हम सब ने मिलके इस परिवार को खूबसूरती से गठित किया है। और जो बिल्कुल। हमारे मन का आसमान है वो ये चाहता है कि लेखक अपनी लेखनी में दिन प्रतिदिन उन्नति करें, सामाजिक विषयों पे अपने बारे में लिखें, सुधार हो हमारी लेखनियों में, और जो भी हो इस समाज में उस चीज का एक पॉजिटिव रिजल्ट भी हम सबको दिखाई दे। सो निशा जी, अंशु जी, अनूप जी और सारे जुड़ने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी, इंतजार मेरी रहेगा। तरफ से भी सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं तुम्हारा करना चाहूँगी कि तुमने इतना अच्छा मंच संचालन कर रही हो और तुमने इस पुस्तक की चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। और नीलम का तो हमेशा से, क्योंकि वो इतना बढ़िया मंच हम लोगों को मिला है कि हम आते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। अंशु जी लिख रही हैं, बचपन के दिन भी क्या दिन क्या थे। दिन थे। जी तो चलो इनके लिए मैं वो कविता पढ़ के सुनाऊँ, बचपन सा जी जी, गुलमोहर। जरूर जरूर अप्पू जी, बिल्कुल। गुलमोहर सा बचपन, बचपन। मन की नम वसुधा पर मैं गुलमोहर सा बचपन हम्म। रोज बो देती हूँ। हम्म। लौट जाती हूँ अल्हड़ बचपन की गलियों में, जहाँ छोड़ आई थी मनमौजी सोंधी मीठी यादें, हम्म। जहाँ तकिए के नीचे छुपा आई थी पोटली में बांधे दूध मुहे सपने। अरे वाह। मैं गुलमोहर सा बचपन रोज बोती हूँ। जिंदगी के हसीन लम्हे फिर हम्म। से जीने लगती हूँ, मस्ती में झूमती गाती हूँ, झरनों सी हंसती हूँ, नन्हे हाथों के इशारे पर रेत पर कश्तियाँ चलाती हूँ। मैं गुलमोहर सा बचपन रोज बोती हूँ। छोटी छोटी मुट्ठी में आसमां भर लेती हूँ। छोटी छोटी मुट्ठी में आसमां भर लेती हूँ, चंदा मामा से बतियाकर कुछ तारे भी तोड़ लेती हूँ। पापा के कंधे पर चढ़कर दुनिया का भ्रमण करती हूँ, मम्मी की गोद में सुकून भरी नींद लेकर दिन भर की थकान मिटाती हूँ। मैं गुलमोहर सा बचपन रोज बोती हूँ। बहुत सुंदर। निशा जी को भी आपकी कविता बहुत पसंद आई और बहुत खुशी हुई देख के कि रेनू जो हैं जुड़ गई हैं। हाँ, रेनू भी आ और गई। हाँ, जब हमारा अपने टीम के सदस्य जुड़ते हैं तो उत्साह वर्धन कुछ और ही होता है। बिल्कुल सही और बात है। साथ ही अंशु जी का भी शुक्रिया, लगातार जो है खूबसूरत कमेंट्स करती जा रही हैं। और उत्साह की बात आई अपर्णा जी, तो आपकी एक कविता है जिसने हमारे चेहरे पे बहुत मुस्कान भी लाई और बड़ा मजा भी आया कि जैसे हमने कहा आपने बचपन को बुना, आपने कुछ व्यथित स्वर भी किए। श्रृंगार रस तो आपका, जिसको कहते हैं ना, आपकी यूएसपी जो है वो तो श्रृंगार रस ही है। लेकिन ये कविता है जिसमें भरपूर ऊर्जा, उत्साह था, उम्र की ऐसी तैसी। तो इस कविता की कहानी क्या है ये बताइए। हर कविता के पीछे एक कहानी होती है, इसकी कहानी क्या है? असल में पता है क्या होता है, जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, तो हम्म। ख़ास करके लेडीज़ का ये रोना होता है, देखो इतनी उम्र हो गई, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, हाँ? तो हम्म। मतलब वो एक एन्जॉयमेंट कम होता है, रोना ज़्यादा होता है। तो जी। वही सब सोचते हुए कि अगर आप हर समय अपना रोना रोते रहेंगे, तो हम्म। आपको उम्र ज़्यादा जल्दी ज़रूर से पकड़ेगी। हाँ। और अगर आप उसको मस्ती में जिएँगे, आराम से एन्जॉय करेंगे, तो हाँ। फिर ज़िंदा-दिली और उत्साह रहेगा आपको आगे देखने का। हाँ। हाँ। कष्ट किसको नहीं होता, हर एक को होता है। तकलीफ़ और दुःख-सुख साथ-साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन उसका रोना रोकर फिर अपनी उम्र को समझो, हमारी उम्र होगी, उम्र कुछ नहीं। ठीक हम्म। है, ज़रूर तकलीफ़ें थोड़ा बहुत आती हैं, लेकिन उम्र एक नंबर है जो दिमाग में है। ये तो हमारे बात। देखो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के ऊपर मंच पर विनीता जी को देखो, कितना ज़्यादा उनको देखकर इंस्पिरेशन मिलती है कि वो बिल्कुल। इस उम्र में आती हैं, कविताएँ पढ़ती हैं, लिखती बहुत अच्छा हैं। तो ये उम्र के बारे में जो मैंने लिखी, ये खाली एक मन की संख्या है। अगर आप उसको समझें तो संख्या की तरह देखें तो वो परेशान हो जाएँगे। आप उसको एन्जॉय करते रहें तो बहुत अच्छे से निकलेंगे, हँसते हाँ, रहेंगे और पूरे उत्साह के साथ तो कह जीते। सकते हैं कि उम्र हाँ, की ऐसी तैसी। उम्र की ऐसी-तैसी। और और उसमें भी मैंने लिखा है कि उम्र की ऐसी-तैसी करके 60 हम्म। की उम्र 16 की समझकर बचपन की गलियों में निकल पड़े।
और दोस्तों के साथ हुल्लड़ मचा दिया, इस तरह का, मतलब वो पूरा उसमें लिखा है। फ्लैशबैक में वो चल रही है कविता। और हाँ, सही मायने में देखा जाए तो बचपन हर इंसान का इतना खूबसूरत होता है कि थोड़ी देर के लिए आप अपना बचपना अगर आप उसमें जिएंगे तो आप अपनी उम्र हम्म, भूल जाएंगे। तो बिल्कुल। ये सोच के मैंने उम्र की ऐसी तैसी कविता लिखी। और बहुत मुझे सुंदर। बहुत खुशी है कि तुम्हें वो पसंद आई। अगर तुम बोलो तो चंद लाइनें उसकी जरा सी सुनाऊं, थोड़ी सी। बिल्कुल, चंद लाइनें सुनाइए और साथ-साथ इस कमेंट पे भी ध्यान देती जाइए कि रेणु मिश्रा जो हैं कह रही हैं हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है आप दोनों। अब रेणु तुमसे मिल के ये सीखना पड़ेगा भैया, क्योंकि साइंस तो हमारा विषय ग्रेजुएशन में रहा नहीं। अंशु जी का कहना है ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का नाम है जी, बिल्कुल। बिल्कुल एकदम एंड सही। निशा जी जो है आई लव जिंदा दिल पर्सन। आप सबसे ये कहना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आप लोगों की जिंदा दिली का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम और अपर्णा जी। आप लोग आए और इस शो में चार चांद लगाए, क्योंकि अगर कमेंट्स आते हैं खूबसूरत और कोई इतना ही लिख दे नमस्ते तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है देखते कि हैं कि कोई हमें कोई सुन हाँ रहा है। कुछ कहते हैं ना, सुन रहा है कोई हमें। कवि को क्या चाहिए? एक श्रोता चाहिए। हाँ हाँ, एक श्रोता, और अगर ज्यादा मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या है। तो फिर तो क्या अपर्णा बात जी है। हो जाए कुछ चंद लाइनें उस हाँ, कविता से। उम्र की ऐसी तैसी उम्र है कि रुकती ही नहीं, आगे बढ़ती ही जाती है। बढ़ती उम्र बड़ी चंचल होती है, हम्म। दिन में कई बार बदलती है, हर हम्म। बार नए अनुभव करवाती है। हम्म। आईने में देखो तो हकीकत से रूबरू कराती है। थोड़ा मेकअप कर लो तो आधी नजर आती है। लेकिन दिल जवां हो तो बढ़ती उम्र महसूस कहाँ होती है। हाँ। बढ़ती उम्र आज हमने रेत की तरह हथेली से झाड़ दी। वाह। उम्र की चादर चुपके से दराज में बंद करके 60 की उम्र 16 की समझ ली। हम्म। चेहरे पर बढ़ती लकीरें जो कर रही थी नादानी और तजुर्बे का बंटवारा, हम्म। दीपा पोती से थोड़ी फीकी कर ली। अरे वाह। बालों पर बिछी चांदनी रंगों की आगोश में छुपा ली। हाँ। निकल पड़े हम्म। निकल पड़े तन में शैशव यौवन लिए, बीते लम्हों की यादें ओढ़े। हम्म। बचपन की गलियों में दोस्तों के संग जिंदा दिली की महफिल सजा ली। पुराने किस्से याद करके मोहल्ले में थोड़ी हम्म। हलचल भी मचा ली। क्या बात। मन में झूले पे चढ़कर पींगे हम्म। भरकर हवा पकड़ ली। कॉलेज के दौर में जाकर खुली हवा में सांसें भर ली। दिन भर यारों के संग घूम कर हम्म। दिल में जवानी की उमंगें भर ली। हम्म। जिंदगी जीने का जोश जगा कर बढ़ती उम्र की हमने ऐसी तैसी कर ऐसी डाली। तैसी कर डाले। बहुत प्यारी तरह से आपने पिरोया है जिस बात को, बहुत सिंपल भी कहा जा सकता था पर आपने उसमें इतने खूबसूरत शब्द पिरोए। वो दराज वाली लाइन, अगर बस आप वो वाली दो लाइनें एक बार फिर से पढ़ दें अपर्णा जी। बढ़ती दराज उम्र शुरू में है। बढ़ती उम्र आज हमने रेत हम्म। की तरह हथेली से झाड़ दी। उम्र हाँ। की चादर हम्म। चुपके से दराज में बंद करके हम्म। 60 की उम्र 16 की समझ ली। समझ ली। तो ये तो और समझ की बात है मैं ना, ये अगर कह आप के बोले अरे आप 60 के हो गए, 70 के हाँ हो गए, हाँ हाँ। तो ये सब सोचते सोचते अपना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है। मस्ती में जियो, जिंदगी है। हाँ, जैसे आपने कहा बस उस संख्या को जो है दराज में भी रख दिया जाए हाँ और बिल्कुल। आगे। अच्छा, एक चीज जो इसी वक्त आपसे बातचीत करते करते दिमाग में आई है अपर्णा जी, तो ये जरूर पूछेंगे कि हम सब जानते हैं और आपने कई दफा सोशल मीडिया पे डाला है और हमारा जो है हम लोगों का वास्ता रहता है आपस में, तो हमें पता है कि आप एक इतनी खूबसूरत चित्रकारी करती हैं। आपकी कूची में इतना खूबसूरती है। जब आपने गणेश भगवान का कुछ बनाया या आपने अपना जो कुछ भी बनाया, जैसे नारित्व का अस्तित्व की आपकी जो कवर पेज थी, तो आपकी किसी चित्रकारी का मन के आसमान से कोई रिश्ता या मन के आसमान का रिश्ता किसी चित्रकारी से, इस बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। मैंने बहुत सी अपनी जो पेंटिंग्स बनाई हैं हम्म। उसके ऊपर भी मैंने कविताएं लिखी हैं। लिखी है। हाँ। बहुत लिखी हैं उसके ऊपर। उसमें जैसे अब ये नारित्व का अस्तित्व जो है,
इसमें जो मैंने बनाई है कभी पेंटिंग जो बनाई है, उसमें भी मैंने जो लिखा है वो नारी के बारे में लिखा है, और जी किस तरह से नारी का वो जो वो है अपने आप को सशक्त महसूस कराती है। कराती है। तीसरा नेत्र है वहाँ पे, हम्म, और उस पेंटिंग में कुछ पंछी बने हैं बिल्कुल धुंधले से, वो हम्म, दिखाते हैं कि वो आसमान में उड़ने की चाह हर नारी के मन में होती है। होती है। जी उसी तरह से ये जो मेरी किताब है, ये एक खामोश किताब, इसका भी जी कवर पेज मैंने ही डिजाइन किया था, और जी। इसमें भी उसके नारी का मन का आसमान दिख रहा है जहाँ पे वो उड़ना चाहती है, हम्म। अपने पंख खोलना चाहती है। हाँ। और ये वाली जो है किताब, इसमें घोड़े और नारी हम्म मैंने दिखाया है। जिस तरह घोड़े को सशक्त मानते हैं, हम्म। उसी तरह मैंने नारी को कंपेयर किया। मैंने एक ये पूरी पेंटिंग में सीरीज करी थी जी जी जी। इसी की, नारी और विमेन, विमेन एंड हम्म हॉर्सेस, हम्म ब्यूटी एंड पावर टाइटल था। और हम्म मैंने ये गया था, हम्म उसमें भी मैंने दिखाया है नारी का मन करता है कि वो अपना आसमान हो, जैसे घोड़ा दौड़ता जा रहा है, सशक्त सा आगे बढ़ रहा हम्म। है, ऐसे वो भी खुले आसमान में अपना परचम लहराए, आगे बढ़ती चली जाए, वो किया था। और एक बताती हूँ, ये देखो मन के मौसम जो है, जी इसका भी जी जी। मैंने बनाया था। इसमें हाँ। भी वही है कि नारी चाहती है कि उसके मन के जो मौसम है, हम्म आसमान में जिस तरह का वो कलरव खा रहे हैं हम्म पंछी, उसके दिमाग में जो उड़ रहे हैं, वैसा हम्म। मौसम हो सजाए। तो ये किताब, इसका कवर पेज ही जो है ना किताब का, ये हाँ, देखो नारी है, और सामने लाइए। दिखा, जी जी बिल्कुल। इसमें भी वो नारी बैठी हुई है, और मन हम्म। का आसमान गढ़ने की इच्छा हर नारी में होती है, और हर नारी क्या, हर इंसान में होती है। तो बिल्कुल। ये कवर पेज मैंने ये किताबें लिखने के बाद में बनाया था। अच्छा, हुँ। मतलब पहले कविता और फिर आपने किया। और तो मेरे हर हर किताब के जो कवर पेजेस हैं, इधर 2 किताबें आई हैं, उसके मेरे बनाए कवर पेज नहीं है। तो मैं कविताओं के हिसाब से फिर कवर पेज डिज़ाइन करती हूँ। फिर मैं कर पेंटिंग लेती हैं बनाती आप। हूँ उसके हिसाब हाँ, से। क्योंकि मन का आसमान का भी एक बहुत ही सुंदर चित्रण है, इसीलिए हमने कहा कि आप किताब भी दिखा दें, क्योंकि बात हो ही रही है मन के आसमान की। हुँ। तो कभी आपको ये महसूस हुआ, अपर्णा जी, ये वाला प्रश्न उत्तर सुनने के बाद फिर हम लोग जो है विदा लेंगे, हुँ। कि आपकी एक कविता है, मैं मौसम सी बदलने लगी हूं। तो हमारे दिमाग में ये विचार कौन था हुँ। कि हर कविता या हर किताब के बाद आपको कभी ये महसूस हुआ, जैसे हमें होता है कि कवित्री और लेखक और लेखिका हुँ। हर एक किताब के बाद उसको संयोजन करने के बाद या हर कविता लिखने के बाद एक उम्र सी पार होती हुई लगती है, उम्र एज इन नॉट द एज कि हाँ। 25, हमारी हाँ, लेखन की एज वो ऐसा लगता है आज, जब है ना? हाँ, जैसे कि आप अगर अपने भाव व्यक्त करते हैं, तो हर किताब के साथ आप भी ग्रो कर रहे हैं। उम्र हाँ, के उम्र के उसमें नंबर्स में नहीं, लेकिन आपकी लेखनी, आपकी सोच, और आप वो भी सशक्त हो रही है, और आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो रहा है। हो रहा है। हाँ, तो उसी हिसाब से जैसे तुमने उस कविता की बात की ना, ज़िंदगी अपने अंदाज़ से जीती हूँ, वो वाली बात की। नहीं, मैं मौसम सी बदलने लगी हूँ। मैं मौसम से बदलने लगी हूँ, हाँ। हम्म हाँ, इसमें जैसे है ना कि हम्म ये सबके साथ है, देखो, हम्म शुरू-शुरू में जब हम लोग एक अपने परिवार से आते हैं, दूसरे घर में हम्म पहुँचते हैं, तो बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। हम उसी को फ़ॉलो करते चले जाते हैं। फिर हम्म थोड़ी उम्र के बाद में आपको लगता है कि नहीं, ये फालतू का आडंबर क्यों? हम्म तो आपको अपने हिसाब से जीना चाहिए, थोड़ा-सा हम्म अपने हिसाब से। ठीक है, समाज की परिधि में रहना चाहिए, परिवार की परिधि में रहना चाहिए, लेकिन कुछ अपने मन की जो इच्छाएँ हैं, वो भी पूरी करनी चाहिए। तो बिल्कुल वो मैंने मौसम से कनेक्ट करा है। बिल्कुल। ज़रा-सा सुनाती हूँ इसके ऊपर। जरूर जरूर सुनाइए। मैं मौसम सी बदलने लगी हूँ, मौसम की हवाओं में बहकर मैं मौसम सी बदलने लगी हूँ। बादल की ओट में चांदनी सी छुपकर घूंघट में शर्माती थी कभी, अब उगते सूरज के साथ सूरजमुखी सी खिलखिलाने लगी हूँ। मैं मौसम सी बदलने लगी हूँ। बदलने लगी हूँ।
रात की कालिमा से घबराती थी कभी, अब रात का अंजन आंखों में समेटे, घटाओं को गेसू में बांधे, आवारा बादलों सी घूमने लगी हूँ, मैं मौसम सी बदलने लगी हूँ। बदलने लगी हो। बहती थी बरसात में कभी, यौवन मद की उफनती नदी सी, जी। अब धारा का वेग थाम कर निर्मल शांत गति से बहने हम्म। लगी। हम्म। निढाल हो जाती थी कभी पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह, हम्म। अब मधुमास के फूलों से लदे पेड़ जैसी बसंत बयार सी गुनगुनाने लगी हूँ, अब मैं हम्म। मौसम सी बदलने लगी हूँ। कोहरे के कहर की चादर देखकर हिचकिचाती थी चौखट से बाहर आने को, हम्म। अब हर मौसम में तितली सी उड़ने लगी हूँ, हम्म। ख्वाहिशों के समुंदर में गोते लगाने लगी हूँ, मैं हम्म। मौसम सी बदलने लगी बदलने हूँ। लगी। अंतिम लाइनें हैं, जी। ग्रीष्म की दोपहरी में बरसते अंगारों से हम्म। तपिश महसूस करती थी कभी, हम्म। अब अमलता सी संवरने लगी हूँ, हम्म। शीतल मैले बयार सी बहने लगी हूँ, की हूँ। मैं मौसम से बदलने लगी हूँ। लगी हूँ। और इस कविता को लिखने का अभिप्राय ये भी था जी। कि हर के साथ में है। जैसे-जैसे हम्म। उम्र बढ़ती है, आपका हम्म। एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका एक्सपोज़र होता है, आप चेंज होते हैं। मैं हम्म। छोटी-सी बात बताती हूँ, मैं हम्म। कभी मार्केट अकेले नहीं गई थी शादी से पहले। मुझे कभी अच्छा। ज़रूरत ही नहीं हम्म। पड़ी। हम्म। हम्म। कैंपस में रहते थे, चले जाते थे, हम्म। पापा-मम्मी के साथ में या भाई के साथ, बहन के साथ, लेकिन कभी अकेले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शादी के हम्म। बाद जब पहली बारी मैं मार्केट जाना था मुझे गिफ्ट खरीदने के लिए, तो जी। मैं 1 हफ्ता मेंटली प्रिपेयर हुई जाने के लिए। और फिर जब मैं लेके आई, हम्म। तो अमित को बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं किसी अकेले चली गई हूँ, लेके आई हूँ। जी। जी। जो बदलाव आता है, फिर आपको अकेले जब रहना है, सब करना है, तो आपके ऊपर हाँ, ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं। सोच के मैंने और अपनी सहेलियों से भी जो बातें ऐसे करी मैंने, तो मुझे हाँ। लगा कि नहीं यार, ये तो सबके साथ की कहानी है, तो ये कविता में मैंने पिरो दी। मैं मौसम सी बदलने लगी। हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने उसको पिरोया और बातों-बातों में अपर्णा जी वक़्त ही पता नहीं लगा, तो हम हाँ, इस कार्यक्रम का खात्मा करने से पहले आपके आमुख में लिखी कुछ लाइनें आप ही को दोबारा सुनाएँगे और साथ ही साथ हमसे जुड़े हुए दर्शकों को। सारा अभी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो अपर्णा बहुत-बहुत जी कहती हैं, धन्यवाद। हुँ। मुझे जिंदगी के हर आयाम में कविता नजर आती है, मौसम की तरह जिंदगी के भी रंग होते हैं। कुछ कविताएं पढ़कर आपका भी मन करेगा कि एक बार फिर से खुलकर जिएं, अपने मन की करे बचपन और जवानी के दौर में वापस जाकर जिंदगी के हर पल का आनंद उठाएं। तो ये लाइनें जो हैं इस वक्त हमने इसलिए इनका चुनाव किया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि करीब आधे घंटे से ऊपर हमने इस किताब के बारे में चर्चा की और जैसा कि हमने आपसे सब दर्शकों को बताया कि अपर्णा जी ने दिल खोलकर अपनी विचार और अपनी लेखिक जिसको क्या कहते हैं, लेखनी, बिल्कुल दिल खोलकर जो है उड़ेल दी है इस पन्नों पे। 75 कविताएं हैं लेकिन हर कविता का रस अलग और बहुत सुंदर। और जो 3 अलग खंडों में अपर्णा जी ने अपनी कविता को बांटा है, मन की उड़ान, मन की कही और मन का मौसम। और हमको सबसे ज्यादा मजा इसलिए आया है किताब को पढ़ के कि और इसमें एक ये निजी विचार है जिसको कहते हैं आजकल पॉइंट ऑफ व्यू, हुँ। माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि जहां अपर्णा जी इतनी ज्यादा श्रृंगार रस में डूब के कविताएं लिखती हैं, वहां जो इन्होंने उसी रस को हल्का सा व्यथा में पिरो के और जो एक कुछ सामाजिक छोटी छोटी परेशानियां, जैसे हमने पहले भी कहा कि वो परेशानियां किसी को छोटी लगती हैं लेकिन शायद किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा डार्क हिस्सा है वो, तो उसको बहुत सुंदर तरह से पिरोया है। और हम चाहेंगे कि जितने लोग भी हो सके जाएं जरूर, इस किताब को खरीदें, पढ़ें और इनके शब्दों के साथ साथ इनकी चित्रकारी का भी जो है किसको क्या कहते हैं, एडमायर करें। और धन्यवाद। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी कि आप जुड़ी
और हम दोनों अपने ही पेज पे हैं, लेकिन बड़ा फक्र महसूस होता है जब हम आपस में एक दूसरे की तरक्की, एक दूसरे की उन्नति, और जैसा कि आपने कहा, अपने मन का आसमान में उड़ान भरने वाले जब हम अपने कवियों और लेखकों को देखते हैं, तो बहुत मन बहुत गदगद हो जाता ज़्यादा है, खुशी होती है। गदगद हो जी। जाता है। और मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगी, जो हमारी प्यारी सी होस्ट हैं, ये भी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। इन्होंने भी आई थिंक 11 किताबें लिखी हैं, 11 या 12 किताबें तुम्हारी भी पब्लिश हुई हैं। कितनी? 8, 8 हुई हैं, और 1-2 अभी आने वाली होंगी, ये मैं गारंटी करती हूँ। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत ही हाँ। बढ़िया। सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू इनके साथ में करके, बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बड़ी वाइब्रेंट हैं और हमेशा एक नया आयाम दे देती हैं, छोटी से छोटी चीज़ को। तो तुम्हारा भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सारा, अंशु जी, निशा जी, रेनू, अनूप जी, और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका जी। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, नीलम का। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो निवेदिता तुम्हारा, जो तुमने इतना प्यारा मंच सजाया, और मुझे खुद अपनी किताब के बारे में बात करके बहुत मज़ा आया। ये सबसे बड़ी बात है। बस जैसे हम दोनों लखनवी अंदाज में कहते हैं, पैसा वसूल। अगर आपको अपनी किताब के बारे में बातचीत करके, तो मतलब हमारा जो मकसद था इस कार्यक्रम को, इसका संयोजन करने का, बस वो पूरा हो गया। नहीं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। तुम बहुत अच्छा कंडक्ट करती हो, बहुत ही बढ़िया। बहुत शुक्रिया। तो चलिए अपर्णा जी, सबको जो है शब्बा खैर, गुड नाइट कह दी जाए। सबका जुड़ने का धन्यवाद, और आगे भी आप लोग LWG के पेज से, नीलम सक्सेना पेज से जुड़े रहें। आने वाले हफ्तों में आप लोगों को एक से बढ़कर एक कार्यक्रम और काव्य गोष्ठियां और ऑथर इंटरव्यूज आगे भी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे पेज से, अपना ख्याल रखिएगा, और समाज के प्रति हमेशा ही जागरूक रहिए मित्रों, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सबका। गुड नाइट। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार।